गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए इसी कड़ी में आज हम आपके बीच में सामाजिक विज्ञान में भूगोल के मानचित्र के प्रश्न को आपके बीच में लेके आए हैं। और ये आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों हम पहले भी बताए थे कि मानचित्र के जो प्रश्न हैं, इतिहास के 5 प्रश्न और भूगोल के 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो उसमें से आपको इतिहास के कुछ प्रश्न कराया भी गया है और भूगोल के प्रश्न आज ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, क्योंकि मानचित्र के जो प्रश्न होते हैं जो पेपर में आते हैं बच्चों, बहुत ही आसान होते हैं और आपको ईमानदारी से उसका उत्तर करना है। क्लियर है? तो चलिए मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूँगा बच्चों, आपके अपना गुरुकुल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगा करे तो आप प्लीज़ एक बार लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और साथ ही साथ अपने आसपास में सभी बच्चों में ये शेयर किया करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। तो चलिए बच्चों, मैं सबसे पहले उन दोस्तों को धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने उन परम मित्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारा पल पल साथ दे रहे हैं, जिसमें हमारे समीर सर हैं और हमारे जुनेद सर हैं, और साथ ही साथ कहा जाए तो एक हमारे सूरज भाई हैं जो देखा जाए तो हमारे हमेशा बच्चों आप देखते हैं, वीडियो को देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। और साथ ही साथ बच्चों एक हमारे परम मित्र हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं घर पर, हमेशा वो हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, जिनका नाम है दुर्गेश। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज मानचित्र के प्रश्न को। ध्यान से देखिए, ये हमारा भारत है। क्या है? भारत है। आप किस देश में रहते हैं बच्चों? हम भारत में रहते हैं और भारत की ही बात किया जाता है भारतीय भूगोल में। किसमें? भारतीय भूगोल में। तो बात करते हैं भूगोल में बच्चों, हमारा भारतीय कृषि उद्योग है। ये मानचित्र में 100% वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्लास 10th के बच्चे, क्लास 9th के बच्चे देख रहे हैं, और यदि 11th और 12th के आर्ट साइड के बच्चे देख रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिए, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद क्लास होने वाली है। तो चलिए बच्चों, हम भारत के मानचित्र में सबसे पहले अपने कृषि उद्योग की बात करते हैं कि हमारा कृषि उद्योग भारत में किस तरह से फैला हुआ है, कहां पे कौन सी खेती सबसे मात्रा में होती है, सबसे ज्यादा उसका अच्छा उत्पादन होता है। मानचित्र में क्वेश्चन पूछने का अर्थ यह होता है बच्चों कि कोई भी प्रश्न जब आपके पेपर में आता है, आपके प्रश्न में आता है, तो वो सिर्फ आपसे ये जानना चाहता है कि जो मैं कह रहा हूं इसका उत्तर क्या है, और साथ ही साथ ये भारत के किस जगह पर स्थित है। ये दोनों चीजें मानचित्र आपसे पूछता है। पहले क्या पूछता है बच्चों? पहले आपसे प्रश्न पूछेगा कि इसका उत्तर क्या होगा, और दूसरा चीज बच्चों आपसे ये कहने को बोलेगा कि ये भारत का हमारा मानचित्र है, इस मानचित्र में ये फसल कहां कहां पैदा की जाती है, कहां कहां इसका उत्पादन किया जाता है। क्लियर है? तो चलिए आज उसी टॉपिक पर हम 5 प्रश्न लेकर आए हैं आपके बीच में। भूगोल के मानचित्र के 5 प्रश्न आपके बीच में हैं, ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला है कपास उत्पादक राज्य। ये आपसे पूछ रहा है कि हमारे भारत में कपास उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं और कहां पर इसका उत्पादन होता है, इसको मानचित्र में भी दर्शाना है। क्लियर हो गया? दूसरा है जूट उत्पादक राज्य। जूट का उत्पादन हमारे भारत के किस किस राज्य में किया जाता है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कहवा उत्पादक राज्य। कहवा बच्चों जिससे कॉफी बनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों उसका उत्पादन किस राज्य में किया जाता है उसको भी हमें बताना है। और अगला चौथा प्रश्न है बच्चों रबड़ उत्पादक राज्य। तो यानी रबड़ का जो उत्पादन होता है बच्चों वो कहां पर होता है, इसको भी हमें बताना है। अगला है 5वां बच्चों चाय उत्पादक राज्य। जो बच्चों आप चाय पीते हैं, जी हाँ वही चाय की बात हो रही है, जो चाय पत्ती आप चाय में डालते हैं, तो वो चाय बच्चों उसका उत्पादन किस राज्य में किया जाता है ये भी हमें बताना है। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने सभी प्रश्न के सामने एक उसका डायग्राम बनाए हैं। ध्यान से देखिए, कपास उत्पादक राज्य के सामने देखिए डायग्राम बनाए हैं। कहने का अर्थ कपास का उत्पादन जहां जहां होता होगा उसको हमें पॉइंट की तरह दर्शा देना है। किसकी तरह? पॉइंट की तरह दर्शाना है। और जब भी आपको ये मानचित्र मिलेगा, ध्यान से देखिए, यहां पर तो प्रश्न पुस्तिका में जब आपको प्रश्न मिलेगा तो ऐसे प्रश्न भूगोल के मिलेंगे 5 प्रश्न, लेकिन जब मानचित्र आपको इस तरह से बना बनाया मिलेगा, इसमें आपको राज्य भी बने रहेंगे।
क्या बने रहेंगे, इसमें आपको राज्य भी बने रहेंगे। तो राज्य में कैसे, जिस तरह से इन राज्यों की सीमाएं निर्धारित हुई है तो वैसे ही ये बच्चों राज्य भी आपके बीच में बने रहेंगे, बशर्ते आपको उसको सिर्फ और सिर्फ अपने मानचित्र में दर्शाना है। क्या करना है बच्चों, आपको उसको मानचित्र में दर्शाना है और दर्शाने के बाद आपको ये कोशिश करना है कि कहीं भी वो मानचित्र आपका गलत ना होने पाए। तो इसलिए बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप मानचित्र को दर्शाएं, जब भी आप मानचित्र को दर्शाएं, ये आपको इतना जरूर क्लियर रखना है कि कैसे भी करके हमें जितना भी प्रश्न पूछा गया है वो कहीं ना कहीं बच्चों आपके मानचित्र में जब भी आप दर्शाएंगे वो गलत ना होने पाए, क्योंकि बच्चों गलत होगा तो इसका नंबर मानचित्र का आधे नंबर कट जाएगा। अगर सही उत्तर रहेगा तो ये आप दे सकते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे कपास उत्पादक राज्य, सबसे ज्यादा बच्चों कपास की खेती मैं आपको बता दूं तो सबसे ज्यादा कपास की खेती काली मिट्टी में पाई जाती है। कहां पर, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है। और इसके लिए सबसे अच्छे जो उत्पादक राज्य है बच्चों वो है आपके गुजरात और महाराष्ट्र। कहां, गुजरात और महाराष्ट्र। जब भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो कॉपी में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर जो भी रहेगा, प्रश्नोत्तर नंबर जो भी रहेगा, मान लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 10 है और 10 का 1 है तो 10 का 1 करके अपनी कॉपी में लिखेंगे गुजरात, क्या लिखेंगे बच्चों, गुजरात और महाराष्ट्र। ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पे कपास का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, सबसे ज्यादा। और भी ऐसे राज्य हैं जहां पर इसका उत्पादन होता है, लेकिन दो राज्य हैं गुजरात और महाराष्ट्र जहां पर सबसे ज्यादा खेती होती है। और किस मिट्टी में होती है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको जब भी आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो उत्तर पुस्तिका में आप प्रश्नोत्तर नंबर डालकर इसका उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे, और साथ ही साथ जो आप इसका उत्तर अपनी कॉपी में कर रहे हैं इसको आपको मानचित्र में भी दर्शाना है। किस में दर्शाना है, मानचित्र में दर्शाना है। तो अब मानचित्र जब आपको इस तरह से मिल जाएगा, टू कॉपी ऐसे मानचित्र आपको मिलेगा, बशर्ते इसमें कुछ लिखा नहीं रहेगा। ये सारा नक्शा जैसे इसमें बना है वो बना रहेगा। तो यहां पर आपको करना क्या है कि जैसे सबसे पहला कपास उत्पादक राज्य और इसका डायग्राम ये आपको बना हुआ है। अगर नहीं बना है तो अलग अलग डायग्राम आप बना देंगे ताकि आप वहां पे डायग्राम बनाएं तो पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि कपास, जैसे आपने पहला कपास को दर्शाया है तो कपास करके आप डायग्राम बनाएंगे कि हम जहां पे कपास है उसको इस तरह से बना देंगे। दिख रहा है आपको, यानी कपास हमसे पूछ रहा है तो गुजरात में सबसे ज्यादा खेती होती है, तो यहां पर हम 2-4 जगह पर गुजरात के अंदर इसका डायग्राम बना देंगे। तो जब ये बनाएंगे, और महाराष्ट्र में भी होता है तो इसलिए हम महाराष्ट्र में भी बना देंगे। तो अब ध्यान से देखिए बच्चों, जब हमने इस तरह से कर दिया तो ये क्या हो गया, इसका मतलब जब एग्जामिनर देखेगा और कपास देखेगा कि कपास जहां है बच्चों ने ऐसे दर्शाया है, तो कपास देखने के बाद जब भी डायग्राम पे निगाह उसकी जाएगी उसे तुरंत ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने कपास उत्पादक राज्य को दर्शाया है। तो ये बच्चों हमारा पहला प्रश्न का काम हो गया। दूसरा है जूट उत्पादक राज्य। तो जूट के लिए आप पहले जूट लिखेंगे और इसका डायग्राम यदि नहीं बना है तो अपने अकॉर्डिंग आप डायग्राम बना लेंगे। तो डायग्राम हमने बनाया था, एक आयत बनाया था। क्या बनाए थे, एक आयत बनाया था। तो बच्चों जहां भी जूट का उत्पादन होता है आप ऐसे ही बिल्कुल बना देंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये पश्चिम बंगाल है और आपके उड़ीसा भी है, बिहार भी है। तो ये बच्चों यहां पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जूट की खेती होती है। किसकी, पश्चिम बंगाल में बच्चों जूट उत्पादन के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 पर इसकी स्थिति है। तो इसलिए बच्चों हम पश्चिम बंगाल में इसके डायग्राम को बना देंगे। जब भी एग्जामिनर देखेगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि नहीं यहां पर जूट उत्पादक राज्य बच्चे ने दर्शाया है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा देखेंगे कहवा उत्पादक राज्य। तो कहवा उत्पादक राज्य के लिए भी हमने डायग्राम बनाया है। कहवा, आपको पता है जहां पर चाय की खेती होती है वहां पर कहवा की भी खेती की जाती है। तो ये ध्यान से देखेंगे, कहवा के लिए हमने क्या बनाया था, कहवा के लिए हम डायग्राम बनाए थे बच्चों, आप एक गोला करके बीच में आप पॉइंट कर दिए थे। तो ये हो गया कहवा का डायग्राम। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डायग्राम बना सकते हैं, बशर्ते जो यहां डायग्राम दर्शाएं उसका उत्पादक जहां हो वहां पे आप उस डायग्राम को बना दें। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, कहवा के लिए आप यहां भी डायग्राम बनाएंगे, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी बना देंगे, केरल में भी बना देंगे और साथ ही साथ असम में भी बना देंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी बना देंगे। ठीक है, तो इन जगहों पर बच्चों आपके कहवा का उत्पादन किया जाता है। असम हो गया,
जम्मू कश्मीर हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया। कहने का मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन अच्छी मात्रा में इसकी यहां पर उत्पादन किया जाता है। तो कहवा हो गया। तीसरा देखेंगे बच्चों रबड़ उत्पादक राज्य, और जितने भी उत्पादक राज्य हैं कॉपी में भी आप करेंगे, बशर्ते इसको मानचित्र में कैसे दर्शाना वो मैं बता रहा हूं। अब जैसे हो गया रबड़ का उत्पादन, तो रबड़ का उत्पादन बच्चों जहां भी होगा, आप डायग्राम दिख रहा है आपको, एक त्रिभुज की तरह एक डायग्राम बनाएंगे, त्रिभुज की तरह ये। तो जहां भी रबड़ का उत्पादन होगा तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, जो रबड़ का उत्पादन होता है वो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो एक आपके झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, देखा जाए केरल में, तो इन जगहों पर रबड़ का उत्पादन किया जाता है। तो मैं जहां भी इसका उत्पादन हो रहा है मैं उन राज्यों में इसका बना दे रहे हैं। असम हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ भी रबड़ का उत्पादन होता है। आपका झारखंड हो गया, यहाँ भी रबड़ का उत्पादन होता है, ठीक है। आपका कर्नाटक हो गया, यहाँ भी रबड़ का उत्पादन होता है। केरल हो गया, यहाँ भी रबड़ का उत्पादन होता है। तो बच्चों हमने ध्यान से देखिए, हमने जहां जहां इसका उत्पादन होता है हमने क्या क्या दर्शा दिया, हमने उस डायग्राम को दर्शा दिया। तो हमारा चौथे का भी प्रश्न का उत्तर मानचित्र में हो गया। अगला देखेंगे चाय उत्पादक राज्य के लिए हमने कैसा डायग्राम बनाया है। तो बच्चों जगह नीचे नहीं, हम इधर दिख लेते हैं। चाय का उत्पादन के लिए हमने जो डायग्राम बनाया था वो हम कुछ इस तरह से बनाए थे, है ना। तो चाय उत्पादन सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है बच्चों, दार्जिलिंग की पहाड़ियां, याद है आपको, केरल में, असम में सबसे ज्यादा बच्चों चाय की खेती की जाती है। तो जहां भी चाय की खेती होती है हम बच्चों वैसे ही डायग्राम बना देंगे। पश्चिम बंगाल में भी बना देंगे, आपके देखा जाए तो केरल में भी बना देंगे, कर्नाटक में भी बना देंगे, और गुजरात महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्सों पे चाय की खेती की जाती है, जम्मू कश्मीर में भी की जाती है। तो इन जगहों पर बच्चों देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी खेती होती है। अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी हिस्सों पर इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। तो ध्यान से देखेंगे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर चाय की खेती होती है। क्लियर हो गया। तो चलिए ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग, हमने इस प्रश्न को कंप्लीट कर दिया। क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। तो ध्यान से देखिए बच्चों सभी लोग, इसको आपको अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से करना है। पहले आपको प्रश्न को कॉपी में नोट कर लेना है। कौन कौन सा, कपास उत्पादक राज्य, जूट उत्पादक राज्य, कहवा उत्पादक राज्य, रबड़ उत्पादक राज्य, चाय उत्पादक राज्य। हमने 5 प्रश्न को पढ़ा, क्योंकि 5 पेपर में आएगा। तो कुछ ऐसे हम 5-5 प्रश्न पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में आ सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि जैसे कपास का उत्पादन गुजरात महाराष्ट्र में होता है तो अपनी उत्तर पुस्तिका में इसका उत्तर लिखेंगे, और जो मानचित्र पुस्तिका आपको मिलेगी उस मानचित्र में इसका डायग्राम बनाकर आप जहां जहां इसका उत्पादन होता है वो डायग्राम बना देंगे। क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चों आप इसको उतार लेंगे। अभी इसी में हम आगे आपको दूसरा मानचित्र समझाते हैं क्या होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि हमारे भारत के जो कृषि उद्योग थे, कृषि का विस्तार था, उसका विस्तार कहां कहां किस राज्य में किस कृषि का उत्पादन होता था, किन फसलों का उत्पादन होता था, हमने उसको किया था। और दूसरा हमारा सवाल है भारतीय मृदा का विस्तार कहां कहां है, किस किस राज्य में है, उसको हम सब लोग क्लियर करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, आपको ये भारत का मानचित्र बना है, भारत के मानचित्र में किसका विस्तार कहां पर है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। हमने हमारे आपको बताया भी है, पढ़ाया भी है कि हमारे भारत में जो मृदा का विस्तार है वो देखा जाए तो मुख्य रूप से 6 प्रकार का है। कितने प्रकार का, 6 प्रकार का है। तो ध्यान से देखेंगे, हम आपके सामने लिख भी दिए हैं। पहला है जलोढ़, दूसरा है काली मृदा, तीसरा है मरुस्थलीय मृदा, चौथा है पर्वतीय मृदा, और पांचवा है लाल या पीली मृदा, और छठवां है लैटेराइट मृदा। कहने का मतलब दोस्तों, भारत के अंदर यानी हमारे पूरे भारत देश में जो मृदा का विस्तार है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 6 प्रकार से पूरे भारत में इसका विस्तार पाया जाता है। और यही मृदा में हमारे यहां अनेक प्रकार की खेती की जाती है। क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारा भारत एक विभिन्नताओं, अनेक चीजों का, कहने का मतलब देखा जाए तो हमारे इस भारत भूमि में ही अनेक विभिन्नताएं देखने को आपको मिलेंगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक फसलों का उत्पादन किया जाता है, अनेक तरह तरह का रहन सहन होता है, रीति रिवाज होता है, मतलब हर चीजों में आपको भिन्नताएं देखने को मिलेगा। और आपको मैं बता दूं बच्चों कि इसी भारत में ये 6 प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, और इसी मिट्टी में अनेक अनेक तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो अब हम ये देखेंगे, क्योंकि ये लिखने में भी आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, कक्षा 10 के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। बोर्ड परीक्षा में कभी कभी प्रश्न ये भी आता है कि भारतीय मृदा का सचित्र वर्णन करो।
तो कहने का मतलब अगर ये आ गया तब भी आपको काम देगा, और अगर कहीं मानचित्र में आ गया कि आप जो भारत के मृदा को है उसको आप भारतीय मानचित्र में दर्शाइए, तो आपको मानचित्र वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है बच्चों कि यदि आपने इसको ध्यान पूर्वक पढ़ लिया तो आपको दो चीजें क्लियर होगा। एक तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लिखने वाला कोई प्रश्न आएगा तब भी आप अच्छे तरीके से कर लेंगे, और यदि मानचित्र में दर्शाने वाला आएगा तो अभी हम पढ़ रहे हैं कहां पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है वो भी आप कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो बच्चों यदि मानचित्र में आता है भारतीय मृदा का वर्णन आप मानचित्र में कीजिए, और वो आपको लिख कर देगा कि जलोढ़ मृदा का क्षेत्र बताइए, काली मृदा का क्षेत्र बताइए, पर्वतीय मृदा का क्षेत्र बताइए, मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र बताइए, लाल या पीली मृदा का क्षेत्र बताइए, लैटेराइट मृदा का क्षेत्र बताइए। पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो जब ये 5 प्रश्न आएंगे तो इसका क्षेत्र आपको बताना होगा कि इसका क्षेत्र कहां कहां होता है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं फिर से आपको वही कह रहा हूं कि सबसे पहले आप इधर लिखेंगे जलोढ़ मृदा। क्या लिखेंगे? जलोढ़ मृदा, और इसका डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि जब तक डायग्राम आप नहीं बना के देंगे तब तक मानचित्र सही नहीं होगा, मानचित्र गलत हो जाएगा। ये डायग्राम जहां बनाएंगे, मिट्टी जहां जहां पाई जाती है डायग्राम वैसे करेंगे। तो चलिए जलोढ़ मिट्टी के लिए हम सभी लोग डायग्राम बनाएंगे पानी की तरह। किसकी तरह? पानी की तरह बिंदी बिंदी कर देंगे। और दूसरा बच्चों है काली मृदा। कौन सी मृदा? काली मृदा। तो बच्चों काली मृदा जहां जहां पाई जाएगी उसको हम लोग बिल्कुल ब्लैंक कर देंगे। क्या कर देंगे? ब्लैंक कर देंगे। कहने का मतलब इसको हम एकदम पूरा तरीके से कलर कर देंगे। अगला है बच्चों पर्वतीय मृदा। कौन सी मृदा? पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा जहां जहां पाई जाएगी बच्चों इसका डायग्राम हम पर्वत की तरह बना देंगे। किसकी तरह? पर्वत की तरह बना देंगे। कहने का अर्थ इस तरह से हम इसको दिखा देंगे जहां जहां पर्वतीय मृदा पाई जाती है। अगला है बच्चों मरुस्थलीय मृदा। कौन सी? मरुस्थलीय। अरे याद करिए थार का मरुस्थल किसे कहते हैं बच्चों? तो थार का मरुस्थल आपको याद होगा राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में जो मरुस्थलीय भूमि है वही थार का रेगिस्तान कहलाता है, थार का मरुस्थल कहलाता है। क्या आप बता सकते हैं कि रेगिस्तान का, आप छोटी क्लास में क्वेश्चन भी पढ़े होंगे कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? क्या आप सभी को मालूम है? तो आप सभी को पता भी होगा रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? ऊंट को कहा जाता है। तो ध्यान से देखिए लाल या पीली मिट्टी जहां होगी हम डायरेक्ट सीधी लाइन खींचेंगे उन जगहों पर, हमें यह पता चल जाएगा। अगला है बच्चों लैटेराइट मृदा। कौन सी मृदा? लैटेराइट मृदा। तो यदि आप कहें तो लैटेराइट मृदा मैं यहीं पर कर देता हूं, लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा जहां होगी बच्चों उसको हम बिल्कुल खाली छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? खाली छोड़ देंगे। क्लियर है? तो ये 6 प्रकार की मिट्टियां हैं और इसका विस्तार हमारे भारत में पाया जाता है, और जहां जहां पाया जाता है इसका डायग्राम हम बिल्कुल वैसे बना देंगे। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं सबसे पहले पर्वतीय मिट्टी की। किसकी? पर्वतीय मिट्टी। यहां ध्यान से देखिए। तो बच्चों पर्वतीय मृदा वो मृदा होती है जो पर्वतीय हिस्सों पर पाई जाती है, यानी हिमालय वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आपको पता है हमारे भारत के उत्तर दिशा में हिमालय का विस्तार पाया जाता है, और जिन राज्य हिमालय पर्वत के क्षेत्र में आते हैं उन जगहों पर मृदा पर्वतीय मृदा पाई जाती है। और इसमें बच्चों सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है, चाय की भी की जाती है। आप देखेंगे तो रबड़ की भी खेती की जाती है, आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो कहवा की भी खेती की जाती है, और कहीं कहीं बच्चों आलू की भी, गेहूं की भी खेती की जाती है, क्योंकि इन हिस्सों में पानी की जो संभावनाएं होती हैं वो रुकने की क्षमता बहुत कम होती है। कहने का मतलब पानी ज्यादा रुकता नहीं है। तो अगला देखेंगे बच्चों, अब इसको हम दर्शाएंगे कैसे। आप उत्तर पुस्तिका में इसका राज्य लिख देंगे। कौन कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इन जगहों पर बच्चों पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो इतना आप लिख लेंगे कॉपी में। फिर से सुनिए, पर्वतीय मिट्टी कहां कहां पाई जाती है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। इन जगहों पर पाई जाती है। और इसको हम कैसे दर्शाएंगे? तो ये जहां जहां मिट्टी पाई जाती है बच्चों उसको हम बिल्कुल डायग्राम वैसे ही बना देंगे जैसा डायग्राम हमारा यहां पे बना हुआ है। तो ये बच्चों डायग्राम हमारा जिस तरह से बना हुआ है, ध्यान से आप सभी लोग देखें, कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को यह देखने को मिलेगा कि जो मिट्टी पर्वतीय हिस्सों पर, हिमालय वाले हिस्सों पर पाई जाती है वो मिट्टी क्या कहलाती है? तो कहीं ना कहीं पर्वतीय मिट्टी कहलाती है। और बच्चों इसमें हम ये भी आपको बता चुके हैं इसमें कौन कौन सी खेती होती है और इसका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये बच्चों सिक्किम है और ये भी पूरा हिमालय के तहत आता है। और यहाँ भी बच्चों कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ भी बच्चों आपकी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और जहाँ हम डायग्राम बना रहे हैं बच्चों अरुणाचल प्रदेश है, और ये भी यहाँ पे
हिमालय की नामचा वरबा नामक चोटी पाई जाती है और ये भी पूरी तरह से हिमालय का क्षेत्र में आता है। तो यहाँ भी बच्चों जो सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है वो पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। क्लियर हो गया। हमने 3 जगह पे दर्शाया, एक जगह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हमने दर्शा दिया, और एक सिक्किम में दर्शा दिए, और एक अरुणाचल प्रदेश में। इन जगहों पर बच्चों पर्वतीय मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अब ध्यान से देखेंगे, हमारी एक मिट्टी हो गया। दूसरा बात करते हैं बच्चों काली मिट्टी की। किसका? काली मिट्टी का। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको बार बार ये बताता हूं कि काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए। कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आता है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो सबसे उपयुक्त मिट्टी बच्चों है काली मिट्टी, और इसका क्षेत्र सबसे ज्यादा बच्चों महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। कहां पे? महाराष्ट्र और गुजरात में पाया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुजरात को छोड़कर ये जो मिट्टी का विस्तार है ये बच्चों सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कपास की खेती सबसे नंबर 1 पर किस राज्य में होती है, तो बच्चों गुजरात में होती है। अब बच्चों इसका डायग्राम कैसे बनाए थे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। हमें इसको कलर करना था। क्या करना था? कलर करना था। तो कहीं ना कहीं इसको हमने कलर कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, जब भी एग्जामिनर देखेगा तो उसको ये दिखेगा कि ये मिट्टी काली मिट्टी है, क्योंकि इस बच्चे ने काली मिट्टी के डायग्राम को यहाँ पे दर्शा दिया है। क्लियर हो गया। इसमें कौन कौन सी खेती होती है, तो बच्चों इसमें कपास की खेती होती है, कहवा की खेती होती है, जूट की खेती होती है, गेहूं का भी उत्पादन होता है, चावल का भी उत्पादन होता है, इन जगहों पर जहाँ पे काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो दूसरा हो गया बच्चों। तीसरा बात करते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी? मरुस्थलीय मिट्टी। ध्यान देखिए, हमने डायग्राम इस तरह से बनाया है। तो बच्चों मरुस्थलीय मिट्टी जहां पाई जाएगी हम बिल्कुल वैसे ही डायग्राम बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, पूरा का पूरा राजस्थान में बच्चों किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। और इसीलिए बच्चों इसका डायग्राम हम सभी लोग बिल्कुल मरुस्थलीय मिट्टी की तरह बनाएंगे। और यहाँ पर बच्चों बारिश सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा रेतीली भूमि पाई जाती है, बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो इस पे बच्चों फसलों का उत्पादन बहुत कम होता है। कहने का अर्थ उन्हीं फसलों का उत्पादन यहाँ पे होता है जिनको सिंचाई की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। तो इसलिए बच्चों इस तरह की खेती में मूंगफली, बाजरा, जौ, इन सब फसलों की खेती की जाती है, क्योंकि इसमें जो सिंचाई की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। और ये राजस्थान राज्य के हिस्सों में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है। क्लियर हो गया। तो जब भी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो राजस्थान कर देंगे। क्लियर हो गया। और इसमें खेती की बात करेंगे, यदि वर्णन करने को आएगा तो इसमें जो जो खेती होती है उसका वर्णन करेंगे। तो अभी दोनों चीज पे बात करेंगे। अभी हम मानचित्र का काम कर रहे हैं। क्लियर है। तो इसको समझ लेते हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है वो ध्यान से देखेंगे। ये हो गया बच्चों। अब हम ये ध्यान से देखेंगे, यहां पे मैं एक तटीय जो राज्य हैं, जो समुद्र के किनारे हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे, हमने इसलिए कर दिया है क्योंकि वो दलदली भूमि में आते हैं। तो इसलिए बच्चों आप सभी को पता है इधर अरब सागर होता है। क्या होता है? अरब सागर होता है। और इधर बच्चों बंगाल की खाड़ी होता है। क्या होता है? बंगाल की खाड़ी होता है। और नीचे जो होता है बच्चों वो होता है हिंद महासागर। क्या होता है? हिंद महासागर। इस तरह से हमारे भारत की स्थिति है। तो इन जगहों पर तीनों तरफ से पानी का विस्तार है। तो कहीं ना कहीं ये जो जमीन है बगल की वो दलदली भूमि में आती है। तो इन जगहों पर बच्चों आप देखेंगे तो किनारों पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसीलिए हम पॉइंट करके दर्शा दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों जलोढ़ मिट्टी का आप देखिए हमने हमेशा पॉइंट ही किया है उसके डायग्राम में ही। तो अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, एक मिट्टी को हम सभी लोग दर्शाते हैं लाल या पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी बच्चों? लाल या पीली मिट्टी। तो इसका डायग्राम देखेंगे। अब इस कुछ जगहों पर हम खाली स्थान छोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चों इन जगहों पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये लैटेराइट जो मिट्टी है इसी के जस्ट दक्षिण भारत में लाल या पीली मिट्टी पाई जाती है। और इन जो मृदा में सबसे ज्यादा खेती बच्चों तिलहन की और दलहन की खेती होती है। कौन सा? ऐसी फसलें जिससे तेल निकाला जाता हो, ऐसी फसलें जिनसे दाल पाई जाती हो। तो कहने का मतलब तिलहन और दलहन वाली फसलें सबसे ज्यादा लाल या पीली मिट्टी में होती है। तो इसका डायग्राम कैसे था? तो हम इसका डायग्राम बिल्कुल सीधी लाइन बनाए थे। तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये जहां मिट्टी पाई जाएगी हम बिल्कुल सीधी लाइन का एक डायग्राम बना देंगे। यानी हमें यह क्लियर हो जाएगा कि इन जगहों पर लाल या पीली मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है बच्चों? तो अब ध्यान से आप सभी लोग ये देखेंगे, इन जगहों पर
सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा खेती बच्चों यहां पर तिलहन और दलहन जैसी फसलों का उत्पादन होता है। इधर आप देख लेंगे पूर्वी हिस्सों में, तो इधर भी जो बीच के राज्य बच रहे हैं बच्चों, यहां भी आपकी सबसे ज्यादा लाल या पीली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि सिर्फ हिमालय ऊपरी हिस्सों में आपके अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, बाकी नीचे कुछ हिस्सों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, बाकी लाल या पीली मिट्टी पाई जाती है। क्लियर हो गया? अब बच्चों एक ही मिट्टी हमारा बचा है, क्योंकि हमने लैटेराइट को भी दर्शा दिया है। यहां ध्यान से देखिए, ये खाली स्थान लैटेराइट मिट्टी, ये खाली स्थान लैटेराइट मिट्टी, ये खाली स्थान लैटेराइट मिट्टी। क्लियर हो गया? बचा सिर्फ एक जलोढ़ मिट्टी। तो बच्चों जितना भाग बच रहा है वो बच्चों हमारा जलोढ़ मिट्टी के तहत आता है। किसके तहत आता है? जलोढ़ मिट्टी के तहत आता है। और बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा विस्तार किस मिट्टी का पाया जाता है, तो बच्चों भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। किसका पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसमें खेती कौन कौन सी की जाती है? तो बच्चों इसमें खेती की जाती है गेहूं, धान, चावल, जो आप अपनी खाद्यान्न की फसलें हैं, गन्ना हो गया, आलू हो गया, तिलहन, दलहन, उड़द हो गया, मूंग हो गया, इन सारी फसलों का उत्पादन बच्चों जलोढ़ मिट्टी में होता है। पूरे सभी मिट्टियों में सबसे उपजाऊ मिट्टी ये होती है बच्चों, और इसमें सबसे ज्यादा खेती होती है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा ये मिट्टी पाई जाती है, और इसका विस्तार भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो बच्चों इस तरह से पूरे मानचित्र में यदि मिट्टी दर्शाने को आता है मानचित्र में, तो आपको इस तरह से मिट्टी दर्शाना है। क्लियर है? छोड़ेंगे तो नहीं आप। 5 का 5 नंबर आपको लेके आना है, बशर्ते जो मिट्टी यहां दर्शाएंगे उसका डायग्राम बिल्कुल जहां पाई जाएगी वही डायग्राम बनाएंगे, और जहां वो मिट्टी पाई जाती है उसका राज्य उत्तर पुस्तिका में करेंगे। तो ये बच्चों मानचित्र का वर्क हो गया। अगर प्रश्न आता है आपको, क्या अगर प्रश्न आता है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टी को संक्षेप में वर्णन कीजिए या सविस्तार वर्णन कीजिए, यानी लिखने को आता है, तो पहले बच्चों आप लिखेंगे हमारे भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की फसलें पाई जाती है। आप हेडिंग छोड़ देंगे। हेडिंग छोड़ने के बाद एक एक मिट्टी के बारे में पहले आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले जलोढ़ मिट्टी में लिखेंगे, यह मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक उपजाऊ होती है, इसमें सबसे ज्यादा खेती की जाती है, भारत के अधिकांश लोग इसी मिट्टी के खेती पर निर्भर हैं, सबसे ज्यादा इन हिस्सों में खेती की जाती है। यह मिट्टी का विस्तार देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात जैसे हिस्सों में इसका विस्तार पाया जाता है, तो ये लिख देंगे। दूसरा आएगा काली मृदा। तो काली मृदा बच्चों ध्यान से देखेंगे, इस मिट्टी का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है, और इसमें सबसे ज्यादा कपास, चाय, कहवा की खेती की जाती है। क्लियर हो गया? अगला आएगा पर्वतीय मिट्टी। तो इसको लिखेंगे, यह मिट्टी हमारे हिमालय के हिस्सों में पाई जाती है, जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यों में पाई जाती है, और इसमें सबसे ज्यादा चाय की खेती, कहवा, रबड़ की खेती, ठीक है, और साथ ही साथ देखा जाए तो जौ और गेहूं की भी खेती इसमें किया जाता है। अगला देखेंगे मरुस्थलीय मिट्टी। तो इसमें लिखेंगे इस मिट्टी का विस्तार हमारे भारत में पश्चिमी हिस्सों में पाया जाता है, यानी राजस्थान में पाया जाता है। यह मिट्टी सबसे कम उपजाऊ होती है, क्योंकि ये पूरी तरह से रेतीली भूमि होती है, बलुई मिट्टी होती है, और इसमें देखा जाए तो मूंगफली, गेहूं, जौ, बाजरा इत्यादि की खेती की जाती है, उन फसलों की खेती जो सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा। अगला लाल या पीली मिट्टी। तो इस मिट्टी का विस्तार दक्षिण भारत में सबसे अधिक पाया जाता है। कहने का मतलब ये देख रहे हैं आप, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और इस मिट्टी का रंग कुछ लाल होता है आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, और इसमें देखा जाए तो तिलहन और दलहन की फसलें सबसे ज्यादा पैदा की जाती हैं। अगला है लैटेराइट मिट्टी, लास्ट वाला। तो लैटेराइट मिट्टी या भारत में सबसे कम विस्तार इसका पाया जाता है, लेकिन ये उपजाऊ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें काजू, बादाम जैसे बहुत अच्छे किस्म वाली फसलों का इसमें उत्पादन किया जाता है। और इस मिट्टी का विस्तार देखा जाए तो केरल हो गया, उड़ीसा हो गया, असम जैसे राज्यों में पाया जाता है। तो ये बच्चों आपके मिट्टी का सविस्तार वर्णन हो गया। कहने का अर्थ चाहे मानचित्र में आ जाए चाहे लिखने को आ जाए, आप ये गलत करने वाले नहीं हैं, क्योंकि 100% आप पढ़ चुके हैं, और पढ़ने के बाद आप ये भी कर चुके हैं कि कौन सी मिट्टी कहां पे पाई जाती है, उसको भी तैयार कर लिए। चलिए बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी मैं आपके बीच में
इतनी देर इन क्लासों को दिया, 2 मानचित्र को लेकर हमने समझाया, एक प्रश्न को हम समझाए, आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बाकी जाते जाते मैं यही निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। बाकी मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।